गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे सोशल साइंस के बारे में और सोशल साइंस की इस सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट टाइम हमने बात करी थी सोलर सिस्टम में सन के बारे में कि सन क्या है। सन यानी सूर्य। सूर्य जो है वो हेड ऑफ सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का मुखिया प्रिंसिपल और मोस्ट डोमिनेंट मेंबर है सोलर सिस्टम का। मोस्ट डोमिनेंट मेंबर का मतलब है, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावशाली। प्रभावशाली यानी कि अपना प्रभुत्व रखने वाला, अपना स्वामित्व रखने वाला, अपनी पावर रखने वाला। तो सबसे पावरफुल मेंबर अगर सोलर सिस्टम फैमिली का या सोलर फैमिली का अगर कोई है तो कौन है? सन। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सोलर सिस्टम का अगर अपन सपोज करते हैं कि सोलर सिस्टम का वेट सपोज 100 केजीज है, 100 केजी। ऐसा नहीं है कि 100 केजी वेट है, लेकिन ऐसा अपन सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं कि 100 किलो वजन है अगर सोलर सिस्टम का, तो 100 में से 99.87% यानी कि मान लो 0.13% इतना सा वजन है, यानी कि ऑलमोस्ट 130 ग्राम। 100 ग्राम और 30 ग्राम ये है बचे कुचे सारे सोलर सिस्टम का वजन। और अकेला 99 किलो 870 ग्राम किसका वजन है? अकेले सूर्य का। ये रीजन है कि अपन क्यों बता रहे हैं कि ये हेड क्यों है सोलर सिस्टम का और सबसे डोमिनेंट मेंबर क्यों है सोलर सिस्टम का। इसके आगे अगर अपन बात करेंगे सूर्य के बारे में और पॉइंट्स अगर अपन लिखें कल से, जहां आप इसको, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अपनी कॉपी में जरूर लिखते चले। जो भी मैं बता रहा हूं सारे पॉइंट इसमें लिख देना। मास ऑफ सोलर मास ऑफ सोलर सिस्टम यानी सोलर सिस्टम का जितना भी वजन है उसमें से 99.87% वजन अकेले किसका है? सूर्य का, सूरज का। ठीक है। इसकी आगे लिखेंगे मोस्ट हीटेड एंड लाइटन्ड, मोस्ट हीटेड एंड लाइटन्ड स्टार। हीटेड का मतलब क्या है? हीटेड का मतलब गर्म, और लाइटन्ड का मतलब क्या है? प्रकाशमान। प्रकाशमान यानी कि सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा किसी के पास है तो वो किसके पास है? सूर्य के पास। और सबसे ज्यादा अगर लाइट या प्रकाश की बात करें तो वो किसके पास है? सूर्य के पास। तो ये कुछ रीजन है इसको हेड बनाने के, सोलर सिस्टम का हेड बनने के। समझ रहे हैं? इसको आप लिख लो, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसमें अपन आगे और देखते हैं सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या है। कल मैं आपको बता रहा था कि जो सूरज है, सूर्य है, सन है, इस पर दो गैसेस मुख्यतः हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो बता रहा था मैं हाइड्रोजन, और एक बता रहा था हीलियम। एक बता रहा था हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा अवेलेबल है सूर्य पर। यही रीजन है कि इसकी सबसे ज्यादा हीट है, सबसे ज्यादा एनर्जी है, सबसे ज्यादा लाइट है इसके पास में। हाइड्रोजन कितना है? 78%। 78% क्या है? और अराउंड 20% क्या है? हीलियम। अराउंड 20% क्या है? हीलियम। बचा कितना? 78 प्लस 20 इक्वल्स टू 98, रिमेनिंग 2%। 2% में क्या है? अदर्स। अदर्स गैसेज या
पार्टिकल्स मिला के कितने हैं 2%। जैसे अगर इस पर सन के ऊपर 100 किलो मात्रा में कोई चीज है, यानी कि टोटल मिला के 100 लीटर या 100 किलो गैस है या पार्टिकल है, तो उनमें से 100 में से 78 किलो 78 केजीज क्या है हाइड्रोजन, 20 केजीज क्या है हीलियम, और 2 किलो क्या है अदर में सारे कुछ है। फिर इसमें मोस्टली गैसेस और डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, एक टर्म आती है, इसको लिख लेना आप नोट करके, नेब्यूला। नेब्यूला नेब्यूला क्या होता है, गैस एंड डस्ट, गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स इन स्पेस। जो स्पेस यानी कि अपना अंतरिक्ष जो है उसमें जो गैस और डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, नेब्यूला। और ये नेब्यूला टोटल मिला के कितना परसेंटेज होता है, 2%। किसके ऊपर, सूर्य के ऊपर। बची कुछ 98% में 78% होता है हाइड्रोजन और 20% होता है हीलियम। यही रीजन है, ये जो रीजन है हाइड्रोजन की इतनी मात्रा होना, इसका इसी वजह से जो सूर्य की ऊर्जा है, एनर्जी है, वो नेवर एंडिंग है। समझो, नेवर एंडिंग मतलब जो कभी खत्म नहीं होगी, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। इसके बारे में मैं एक और बात करूंगा अभी, उससे पहले अपन एक बार देख लेते हैं कि, चलो मैं अभी बता देता हूं कि अपन कह रहे हैं ना कि नेवर एंडिंग एनर्जी है, लेकिन कुछ लोगों का, कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि अब से कुछ 5500, अब से कुछ 5500 मिलियन ईयर्स, 5500 मिलियन ईयर्स, यानी कि अब से बहुत समय बाद, अभी की बात नहीं है, कि बाद में ये जो सन के पास हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से जो एनर्जी और जो लाइट बनी हुई है, इनका मानना है काफी साइंटिस्ट का कि इतने साल बाद, यानी कि 5500 मिलियन साल बाद ये खत्म हो जाएगी, हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो जाएगा। अब हाइड्रोजन और हीलियम अगर सूर्य के ऊपर से खत्म हो जाएगा तो इसके पास जो टेम्परेचर है, जो एनर्जी है, जो लाइट है, वो खत्म हो जाएगी। और जब ये धीरे धीरे करके खत्म होगी तो सूर्य फैल जाएगा। अब आज भी बहुत बड़ा है, लेकिन तब और भी बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा हो जाएगा, अब से ऑलमोस्ट 2500 गुना। अगर ऐसा हो गया तो यूनिवर्स का, या फिर बोलते हैं सोलर सिस्टम का एंड हो जाएगा, यानी कि एंड ऑफ सोलर सिस्टम हो जाएगा। ऐसा होने पर 5500 मिलियन साल बाद में, जब इसकी सारी एनर्जी और लाइट खत्म हो जाएगी, ये सूर्य बहुत बड़ा हो जाएगा, ये एक ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर एकदम कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और ये सफेद कलर का हो जाएगा। अभी जैसे एकदम लाइट पीले कलर का दिखता है, एकदम चमकीला लाल जैसे जला हुआ, ये कैसा हो जाएगा, सफेद होकर ठंडा हो जाएगा 5500 साल बाद में। ऐसा मानना है कुछ साइंटिस्ट का। ठीक है, इसी में अगर आगे बात अपन करेंगे सूर्य के बारे में, तो सूर्य पे जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, जैसे अपन को मालूम है, तो कितना, मतलब इसका जैसे ये सूर्य है, सपोज ये सूर्य है, ये सूर्य का सेंटर है, इसको बोलते हैं अपन कोर, इसको बोलते हैं कोर। जो भी प्लेनेट होता है या जो भी स्पेरिकल शेप होती है या जो भी गोलाकार शेप होती है ना, उसमें एक कोर होती है, जो उसके सेंटर का जो पार्ट होता है ना, एकदम बीच वाला। जैसे अपन बॉल को काटेंगे, एकदम सॉलिड बॉल को अगर अपन कट करेंगे तो उसके बीच का जो पार्ट होगा उसको बोलते हैं अपन कोर। और ये जो क्या है, ये है सरफेस, ये है सरफेस। सरफेस बोले तो सरफेस यानी कि सतह, सरफेस यानी कि सतह। तो सूर्य पे जितनी भी एनर्जी और टेम्परेचर होने का रीजन क्या है, इसकी कोर में,
कोर यानी कि इसके सेंटर में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम की एक्टिविटी। जब आप बड़ी क्लासेस में आओगे तो वहां से आप पढ़ोगे न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में, नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन और हीलियम मिलके किस तरीके की एनर्जी का निर्माण करते हैं, कैसे तरीके से हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम भी आप सुनोगे आगे, हाइड्रोजन बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलोगे कि एनर्जी का सोर्स ही हाइड्रोजन और हीलियम है। और सूर्य के पास सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। यही रीजन है कि इसके पास अथाह एनर्जी है, नेवर एंडिंग एनर्जी है, और वो कहाँ है, इसकी कोर में। अब इसकी कोर में जो सबसे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, इसकी कोर में टेम्परेचर ज्यादा होगा बजाय सरफेस की टेम्परेचर के। सरफेस पर टेम्परेचर कम होगा कोर से। समझ रहे हैं कितना डिफरेंस होगा? डिफरेंस भी बहुत। जैसे सरफेस पे टेम्परेचर की अगर अपन बात करेंगे तो सरफेस पे टेम्परेचर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। अपने यहाँ जब हाईएस्ट गर्मी पड़ती है राजस्थान में तो ऑलमोस्ट टेम्परेचर जाता है 50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस भी बहुत होता है, लेकिन इतना पहुंच जाने पे बहुत ज्यादा गर्मी हमें फील होने लगती है। लेकिन सूर्य की सतह पर, सूर्य की सरफेस पर अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ये तो ठीक है फिर भी, लेकिन इसकी अगर कोर की बात करेंगे तो कोर पर टेम्परेचर कितना होता है? कोर पर टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है 150 लाख डिग्री सेल्सियस, यानी कि 150 लाख डिग्री सेल्सियस। ये है इसकी कोर का टेम्परेचर, इस वाले हिस्से का टेम्परेचर। यानी कि सबसे ज्यादा गर्म कहाँ है, ये अपनी कोर में, अपने सेंटर में। और सरफेस पे कितना टेम्परेचर है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ये बेसिक बातें हुई अपनी सूर्य के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखोगे और अपनी कॉपी में ऐसा कैसा डायग्राम आपको फॉर्म करके कि यहाँ पे कोर है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, ये सरफेस है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है, यहाँ टेम्परेचर इतना है और कोर में टेम्परेचर इतना है, ये आपको लिखना है, ये नहीं लिखना। ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। जब भी आपकी कॉपी चेक की जाएगी आपकी कॉपी में ये होना चाहिए, ठीक है। ये बात हुई अपनी सन के बारे में। जब अपन सन के बारे में बात करेंगे सोलर सिस्टम में, तो सोलर सिस्टम में कुछ और चीजें भी हैं, कुछ और प्लेनेट्स भी हैं। तो प्लेनेट, कुछ और प्लेनेट्स भी हैं। प्लेनेट को बोलते हैं अपन ग्रह। ग्रह क्या होते हैं? जैसे सूर्य है, जैसे पृथ्वी है, जैसे वीनस है, जैसे मर्क्यूरी है, जैसे जुपिटर है, यूरेनस है, नेपच्यून है, सैटर्न है, मार्स है, ठीक है। ये सारे प्लेनेट्स हैं। ये क्या करते हैं, अर्थ के अराउंड, सन के अराउंड ये घूमते हैं। जैसे अगर यहाँ पर सन है तो ये ऐसे घूमेंगे सन के अराउंड। क्यों घूमते हैं? क्योंकि सन के पास अपनी एक ग्रेविटी है, ठीक है। सन के पास अपनी एक गुरुत्वाकर्षण है, इसको खींचने की शक्ति है, हर किसी चीज को खींचने की शक्ति है। अपने अर्थ के पास भी ग्रेविटी है, अर्थ का भी एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, दोनों खींचते हैं तो ये अपना खींचता है, ये अपना खींचता है, ये वहां से बनता है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बड़ी टर्म है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। जैसे आपने चुंबक को देखा होगा कभी कि एक चुंबक यहाँ रखी है, एक यहाँ रखी है। जब अपन चुंबक को पास लेके आते हैं तो ये इसको खींचती है, अपनी तरफ खींचती है ना, उसको बोलते हैं आकर्षण। आकर्षण। और ऐसे ही जब गुरुत्व और आकर्षण को मिलाते हैं तो बनता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व यानी ग्रेविटी, ठीक है। तो एक दूसरे को खींचने की, आकर्षित करने की कैपेसिटी को बोलते हैं आकर्षण। जब प्लेनेट और सूर्य एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं तो उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है और ये उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगता है एक स्पीड में, ठीक है। अब ये तो हुई प्लेनेट की बात,
लेकिन घूमेगा तो मान लो घूम रहा है, ऐसे घूम गया, कभी इधर कभी उधर, ऐसे तो नहीं होगा। रीजन क्योंकि दोनों का ग्रेविटी यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो तो हमेशा बराबर रहेगा ना, तो एक फिक्स पाथ में घूमेगा। जैसे अगर यहाँ पर सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो ये इसको ऐसे चक्कर लगाएगी, सपोज ऐसे चक्कर लगा रही है। अब यहाँ पर जितना वो होगा इसका दोनों के बीच में आकर्षण, उतना ही यहाँ पर भी होगा, उतना ही यहाँ पर होगा, उतना ही यहाँ पर होगा, उतना यहाँ पर, उतना यहाँ पर। सब जगह जो इनकी खींचने की शक्ति होगी, आकर्षण होगा, वो बराबर होगा। जैसे ये मान लो पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये इसकी चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रही है, ठीक है। अब चक्कर लगाती रहेगी, लगाती रहेगी, लगाती रहेगी। अब इसी पाथ पे ही तो चलती रहेगी बस हमेशा, इस पाथ पे चलती रहेगी। तो जो इसका जो पाथ होता है, जिस पाथ पे ये इसके अराउंड घूमती है, इसको अपन बोलते हैं ऑर्बिट। समझे? कोई भी ग्रह सूर्य के अराउंड या सूर्य के सापेक्ष जब चक्कर लगाता है उसके चारों तरफ, तो उसका एक पर्टिकुलर पाथ होता है, एक रास्ता होता है, वो उसी रास्ते पे चलेगा, उसी रास्ते पे चलेगा। जैसे अपन किसी पार्क में दौड़ते हैं, सर्कल के चारों तरफ घूमते हैं, तो एक पाथ बना होता है घूमने का, उसी पाथ पे अपन घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो वो जो पाथ होता है, ऐसे ही अर्थ का एक पाथ है जिसके अराउंड ये सूर्य के अराउंड घूमती है, उस पाथ को अपन बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, हमने बात करी सूर्य के बारे में, उसके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में और ऑर्बिट के बारे में। अगली क्लास में हम बात करेंगे बच्चे को जो और भी प्लैनेट्स के बारे में, उनकी क्वालिटीज के बारे में। तब तक आप बने रहिए इसी सीरीज में। थैंक यू सो मच।